नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार पर इस वक्त नजर डालें तो दबाव बना हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी बाइंग दिख रही है, यानी कि मिड कैप्स आज एक्शन में। अगर सेक्टोरल बेसिस पे बात करें कि कहां ज्यादा एक्शन दिख रहा है और साथ ही कहां पर लूजर्स हैं, तो बाजार में कमजोरी जरूर है, लेकिन कंज्यूमर कैपिटल गुड्स में लगभग 0.5% की तेजी है। साथ ही ऑयल एंड गैस स्टॉक्स ओएमसीज अच्छी बढ़त आज के सेशन में देखने को मिल रही है। एक बार आज के लूजर्स की भी बात कर लेते हैं। ऑटो इंडेक्स लगभग 1% कमजोरी के साथ फिलहाल काम कर रहा है। इसके अलावा आईटी पैक में भी आज लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। चुनिंदा फार्मा काउंटर से जहां पर कमजोरी है, वॉकहार्ट लगभग 4% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया यहां पर भी आज 2% कमजोरी देखी जा रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाइटन कंपनी, एल्स्टॉम, टीएनडी ऐसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आज के मिड कैप गेनर्स की बात करें तो उसमें डिवीज लैब शामिल है, लगभग 5% की तेजी आज के सेशन में दिख रही है। इसके अलावा पिरामिड एंटरप्राइजेस, हेवल्स यहां पर आज कुछ गेन होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा सिलेक्टिव पेंट काउंटर्स है जहां पर आज अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें कंसाई, नेरोलैक शामिल है। बर्जर पेंट्स यहां पर कुछ पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। इसके अलावा अगर स्मॉल कैप की बात करें, वहां पर भी हल्की कमजोरी देखी जा सकती है। एक बार पेंट सेक्टर को ध्यान से देख लेते हैं। एशियन पेंट्स लगभग अभी लाल निशान में है, लेकिन ऑलमोस्ट 0.5% कमजोरी है, लेकिन सिलेक्टिव पेंट स्टॉक्स यहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बर्जर पेंट्स लगभग 2% की तेजी, कंसाई, नेरोलैक, इसके अलावा अल्को नोबल यहां पर 0.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज अच्छा रुझान देखने को मिला है। अगर निफ्टी के कुछ गेनर्स देखें तो आज अदानी पोर्ट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, लगभग 0.5% की तेजी आज के सेशन में दिखी है। इसके अलावा इंडाल्को, सिप्ला, बीपीसीएल, पावर ग्रिड यहां पर कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ अहम खबरों की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से भी उनकी राय जानेंगे। एबी नूवो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद काफी अटकलें थी कि शायद शेयर होल्डर्स की तरफ से ये मामला फंस सकता है, और एबी ग्रुप का मर्जर प्लान अब फंसते हुए दिख रहा है। दरअसल एलआईसी और यूके के एवरडीन फंड का रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है। अगर इन दोनों ने मर्जर के खिलाफ वोटिंग की तो एबी ग्रुप को बड़ा झटका लग सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंचल मेरे सहयोगी मौजूद भी है। अंचल, पहले से ही कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि शायद ये मामला फंस सकता है शेयर होल्डर्स की तरफ से, उनको शायद ये रिस्ट्रक्चरिंग पसंद नहीं आएगी। अब क्या लग रहा है, ये जो बड़े शेयर होल्डर्स है एलआईसी और साथ ही एवरडीन ग्रुप, इनका क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए पल्लवी, ये जो मर्जर का ऐलान हुआ था थर्सडे को, पिछले हफ्ते बीते थर्सडे को हुआ था, उसके बाद अब काफ़ी दिन बीत चुके, लेकिन अभी तक दोनों ही जो बड़े, जिसे स्मॉल स्टेक मिनॉरिटी होल्डर्स में जो बड़ा हिस्सा रखते हैं, एक तो एलआईसी और दूसरा अबरदीन, दोनों ने ही अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया है। दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर करीब 12% की बैठती है। और अगर आप देखें अब तक का जो ट्रेंड रहा, आपको याद होगा मारुति का जब मामला फंसा था गुजरात प्लांट का, उस टाइम भी यही हुआ था कि प्रॉक्सी इन्वेस्टर्स एसोसिएशंस ने जो राय रखी थी उसका समर्थन एलआईसी ने भी किया था। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही सिमिलर हिसाब बनता हुआ दिख रहा है। अभी तक फिलहाल जितनी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स हैं, सब ने इस मर्जर के खिलाफ अपनी राय रखी है। एक तरफ IIAS का मानना है जो मर्जर था, इसका पूरा बेस था, जो जटिलताएं थी, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी कंपनियों के बीच में, जो ग्रुप कंपनी थी, जो उसे सुलझाना, ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिखा। कहीं ना कहीं जो सही कदम होता है वो पहले ये होता है कि फाइनेंशियल कारोबार को लिस्ट कराइए, उसके बाद आप मर्जर का अनाउंस कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और प्रॉक्सी फर्म ने साफ तौर पे कहा है जो मर्जर है ये छोटे निवेशकों के हित में नहीं, और कहीं ना कहीं एलआईसी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा समर्थन करती हैं ऐसी प्रॉक्सी फर्म्स का। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शायद एलआईसी की तरफ से ये मामला ज़रूर फंसता हुआ दिखेगा। एलआईसी इसको मंजूरी नहीं देगा। ऑलरेडी सभी प्रॉक्सी फर्म्स छोटे निवेशकों को राय दे रही है कि जब ये मर्जर के अप्रूवल के लिए आपके पास आए तो आप इसे अप्रूव ना करें, इस विलय को मंजूरी ना दे, और अगर इसके बाद एलआईसी भी मंजूरी नहीं देता है तो डेफिनेटली ये मामला फंसता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी और अबरदीन की अगर आप बात करें, अबरदीन ने साफ तौर पे अपना व्यू नहीं रखा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके बावजूद भी उनको और समय चाहिए। उनका मानना है कि अभी इस पे आंकलन जारी है और अभी कोई स्थित क्लियर इंडिकेशन नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रुख है अब ये इस तरफ जा रहा है कि जो मर्जर किया जा रहा है ये निवेशकों के हित में नहीं है, और शायद देखा अगर एलआईसी भी साथ देगी प्रॉक्सी फर्म्स का तो ये मर्जर अटकता हुआ दिखेगा आपको। जी बिल्कुल। इनफैक्ट अंचल, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। इनफैक्ट मैनेजमेंट का यह भी कहना था कि लार्जली इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स के लिए है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। रफली अराउंड 60,000 ऑड करोड़ का एक बहुत बड़ा एक कॉर्पस क्रिएट होगा, एंड वी हैव टू सी। बट मैनेजमेंट इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यहाँ पे लार्जर एक कंसर्न्स डील में बने रह सकते हैं। अमित टंडन और अनिल सिंघवी का क्या कहना सुन लेते हैं। कि हमारा मानना है कि आपने बहुत ही पेचीदा कर दिया है। अगर आपके पास 3 या 4 बिजनेसेस हैं, सबसे अच्छा बेहतर ये रहता है कि हर बिजनेस को अलग से आप लिस्ट कर दें। इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक कंपनी है जिसमें
सीमेंट भी है, टेक्सटाइल भी है, अब वो टेलीकॉम की होल्ड को भी हो जाएगी, उसमें कुछ हिंडाल्को की शेयर होल्डिंग भी है। फिर उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी होल्ड करेगी। तो आप ये देखिए कि जो मार्केट में कई जगह होल्ड को डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। इस इंस्टेंस में इन लोगों ने स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई नहीं किया है, बल्कि और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। खबर थी नहीं थी, क्या हुआ, क्या लीक हुआ, ये तो सभी ही इन्वेस्टिगेट करके कह पाएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि मार्केट को भनक जरूर लग गई थी, क्योंकि वो शेयर प्राइस के रिएक्शन से वो लगता है। नहीं, ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार काम हुआ है। बहुत ही मेरे ख्याल से तो इसमें सेबी का इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि काफी दिनों से इसके ऊपर बहुत काम आप देखें तो ट्रेडिंग पैटर्न्स देखें एबी नूवो का, उस हिसाब से शेयर पहले रैंप अप हो गया, फिर कहीं से लीक हो गई खबर और फिर वो सारा काम हो गया। काफी लोग कल की न्यूज आने के पहले निकल गए। ये क्या काम हो रहा है? और ये लीक हुई कैसे? 3-4 दिनों से काफी चैनल्स है, पता नहीं आपके चैनल ने किया नहीं, काफी चैनल्स हैं बड़े दावे के साथ कह रहे हैं हमने आपको 9 अगस्त को बताया, 8 अगस्त को बताया। अरे आपके पास खबर आई कैसे? ये बताया कैसे? वो बेचारा जो कॉमन शेयर होल्डर है वो तो ट्रस्ट करता है मैनेजमेंट कि कोई चीज आप लेके आओगे पहले लीक नहीं होगी। मैं आपकी न्यूज की वेट कर रहा हूँ, न कि रूमर्स की वेट करके काम करूँ। तो काफी इसमें एबी नूवो का जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि जो लोगों ने फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से लोगों के शेयर खरीदे थे, आज जब ये स्ट्रक्चर के सामने आया तो दे फील वेरी चीटेड एंड राइटली सो। मेरे हिसाब से तो ये मुझे लगता है, मेरी जो एक मान्यता है कि ये स्कीम या तो मैनेजमेंट अगर बहुत समझदार है और उनको शेयर होल्डर्स का कुछ भी एक इमोशन है या एक वैल्यू है, तो ये वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके स्कीम को पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए। फिर एबी नूवो का क्या काम करना है, उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे लिस्ट करनी चाहिए, उसको एक बार वापस उसको रिविजिट करना चाहिए, पर ये पूरी स्कीम को रद्द करना चाहिए। और अगर नहीं रद्द करेंगे तो शेयर होल्डर रद्द करेंगे। तो है कि आप ही रद्द कर लें तो ज्यादा अच्छा, गुडविल बनी रहेगी, और वो करेंगे तो फिर इट विल बी अ वेरी टग ऑफ वॉर होगा बिना मतलब। हाँ नहीं, ये तो बहुत ही मतलब आइडिया तो मेरा तो एक ही कहना है, और शायद आप वो मेरे ख्याल से टैगलाइन भी ले लेंगे कि दिस इज ये तो इट्स अ वेरी बैड आइडिया सर जी। श्योर, तो आपने सुना इनफैक्ट दो एक्सपर्ट्स लार्जर कंसर्न्स ऑन दिस डील, और यहां से लेके प्राइस रिएक्शन भी आप देख रहे हैं, इट्स क्वाइटली हेल्प्ड हो गए शेयर प्राइसेस, एंड वी हैव टू सी इसके ऊपर सेबी क्या राय लेती है। इनफैक्ट आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं, मिस्टर वरुण हमारे साथ मथुरा से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे सवाल 2 हैं। एक तो स्टोर वन रिटेल है और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज है, और मुझे ये पूछना है, स्टोर वन रिटेल के Q4 में रिजल्ट आए थे, 100% प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। तो अब क्या हुआ, जो रिजल्ट आए हैं कि जिस वजह से ये आज लोअर सर्किट पे ही लगा हुआ है अभी तक, तो अब मैं इसमें क्या करूं? और जी इनफैक्ट आपने स्टोर वन रिटेल कौन से प्राइस में खरीदे हुए हैं? सेकंड स्टॉक का आपका परचेज प्राइस क्या है? इफ यू जस्ट इलैबोरेट। स्टोर वन रिटेल मैंने 224 रुपए पे 10 शेयर लिए हुए हैं, और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज है दूसरा स्टॉक मेरा, जो 184 पे 10 शेयर्स हैं। ठीक है, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ संजीव जैन और सिमी बॉमी के वेलकम टू बोथ द गेस्ट। बट संजीव, योर क्विक रिएक्शन, स्टोर वन रिटेल 10 odd shares 224, और इनफैक्ट लार्जर एक 20 odd% लोअर फ्रीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 155, और उनको यहाँ पे नुकसान भी हो रहा है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज द सेकंड स्टॉक 10 odd shares at 194 की प्राइस पर। देखिए, गुड आफ्टरनून मनोज। जुबिलेंट इंडस्ट्री के लिए मेरी इन्हें सलाह होगी कि ये होल्ड करके रख सकते हैं, अच्छी कंपनी है, और गोइंग फॉरवर्ड हम मानते हैं कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। स्टोर वन का जैसे इन्होंने रिजल्ट की बात की थी, तो स्टोर वन में हमारा अभी कोई कवरेज है नहीं, तो स्टोर वन पे हम अभी कुछ कमेंट कर नहीं पाएंगे। फर्स्ट वी हैव टू सी द कंपनी रिजल्ट, देन वी कैन टेल अबाउट द कंपनी एंड स्टॉक। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ नयन है, उत्तराखंड से जुड़े हैं। नमस्कार नयन, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? मैडम नमस्कार जी। एक्चुअली मेरे पास फेडरल बैंक 64 के रेट पे 1000 शेयर है, और मेरा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, तो उसके लिए मुझे राय चाहिए। रिसेंटली खरीदा है क्या आपने फेडरल बैंक? 64 पे रेट है मैडम। हाँ, मतलब कितना समय हो चुका है आपको खरीदे हुए? क्योंकि बाइंग के आसपास ये अभी 10 दिन ही हुआ है मैडम, 10 दिन ही। ऑलराइट, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है? हाँ श्योर। सिमी बॉम्बे हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट मौजूद हैं। सिमी, स्वागत है कार्यक्रम में। फेडरल बैंक की बात कर रहे हैं, रिसेंट परचेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने इसमें खरीदारी की है। क्या सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगी?
पल्लवी, एक तो डिस्क्लेमर है इस स्टॉक में जिसमें मैं अभी बात करने जाऊंगी, वो मेरे पास है और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही ख़रीदा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसमें टाइम देना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव भी लॉन्ग टर्म का ही है, ऐसा ही मैंने सुना है। इनफैक्ट होल्ड कीजिए, चार्ट में तो वीकनेस नहीं दिख रहा है, पर अगर पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ये भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 58 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉप लॉस अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक नीचे आएगा, 55-56 के आसपास भी आता है तो वहाँ पे ऐड करने का सोचना पड़ेगा। टारगेट मेरा काफ़ी बड़ा है, मैं टारगेट नहीं दे रही हूँ अभी क्योंकि लॉन्ग टर्म का टारगेट काफ़ी बड़ा हो सकता है, पर जो पोटेंशियल है और जो चार्ट का जो फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों पैरामीटर से लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 75-80 तक जाएगा और वहाँ पे सेटल कर सकता है, तो मेरे ख्याल से उनको होल्ड करना चाहिए। श्योर। अगले कॉलर है मिस्टर प्रांजल फ्रॉम पुणे। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मिस्टर प्रांजल, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज प्रोसीड विद द क्वेश्चन। हेलो। इनफैक्ट हेलो। या हाँ, बोलिए प्रांजल। मेरे पास जीवन के शेयर्स है, जीवन फाइनेंशियल एट द रेट ऑफ 354। आपने कौन से लेवल पे खरीदे हैं शेयर्स है? एट द रेट ऑफ 354। ओके जी, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट संजीव, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज रिसेंटली कंपनी और यहाँ पे लेकर फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि कितना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट गोइंग फॉरवर्ड बेटर है और इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं? इनफैक्ट इज सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट एज वेल। आपकी क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, उज्जीवन फाइनेंस एक बहुत ही उम्दा कंपनी है, ये एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, एक अच्छा रिटर्न कंपनी ने दिया है। आप देखिए Q1 के नतीजे को अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। ROA अराउंड 4.5% के आसपास है और ROE 20% के ऊपर ही है, तो ओवरऑल कंपनी की फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी की एग्जिस्टिंग बिजनेस, इसको जो बैंकिंग लाइसेंस मिला है कंपनी को, तो काफ़ी सपोर्ट करेगी। तो बेटर स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि होल्ड करके रख सकते हैं तो इन्हें और अच्छा रिटर्न यहाँ से और मिल सकता है। ऑलराइट, अगले दर्शक से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विवेक जुड़े हैं गोवा से। नमस्कार विवेक, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो पीएनबी 400 शेयर है 94 के प्राइस पे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आईपीओ आएगा ना अभी 19 तारीख को, उसका व्यू क्या है? मतलब लिस्टिंग गेम के लिए अच्छा है और लॉन्ग टर्म के आप लिए आइडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, आरबीएल। ओके, आरबीएल की बात कर रहे हैं। हाँ। ऑलराइट, चलिए पहले पीएनबी की बात कर रहे थे। सिमी इन्होंने खरीदा हुआ है 94 ऑड लेवल्स पे और इनफैक्ट इन्हें मुनाफा हो रहा है अच्छा खासा आज, हालांकि हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में आज ज़्यादा गिरावट है। इन्होंने इस लेवल पे खरीदा है और अब क्या करना चाहिए इन्हें पीएनबी पर? देखिए, पीएनबी मुझे लगता है मेरे ख्याल से उनको टाइम देना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के चार्ट में थोड़ा बहुत वीकनेस तो है ही और वो वीकनेस बढ़ सकता है अगर ये स्टॉक 115 का लो तोड़ दिया तो। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वीकनेस दिख सकता है, 115 के आसपास सपोर्ट है, वो सपोर्ट टूट गया तो 110 के आसपास भी ये स्टॉक जा सकता है, पर उनको अगर होल्ड करना है तो मुझे लगता है कि 110-105 के आसपास उनको ऐड भी किया जा सकता है। ये स्टॉक मैं ऐड करने का भी सलाह दे रही हूँ अगर लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना है तो। ये स्टॉक ऐसा है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम देने से ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट जो रिसेंट हाई ये बनाया था 140 के आसपास, वो हाई भी क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद एडिशन का सोचिए। फिलहाल आपको वेट करना है, पर 115 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। जो भी ट्रेडर्स इसमें फंसा है और शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, 115 से नीचे एक बार एग्जिट के लिए सोच सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि 110 से 115 के बीच में अच्छा बाइंग सपोर्ट है, वहाँ पे ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वहाँ पे ऐड करके होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। होल्ड ऑन टू पंजाब नेशनल बैंक, ऐसा सिमी की राय 121.85 की 0.85% लोअर पंजाब नेशनल बैंक ट्रेड